हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ बिलोंग्स टू सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूनिट नंबर 3। आज जो टाइटल है वो है आपका प्रोसेस बेसिक्स और सीपीयू शेड्यूलिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है और इसमें कौन कौन से आपके कंपोनेंट्स रहते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी स्टेट्स प्रोसेस फॉलो करती है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस होती क्या है। प्रोसेस जनरली प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन। ये सिंपल सी बात है कि जब भी हम कोई भी सिस्टम के अंदर कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कहाँ इंस्टॉल होता है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन जब भी हमें उसे रन करना होता है तो उसको सीपीयू के पास आना होता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जैसे ही उसके कोई भी प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस होने के लिए मेमोरी के पास आता है तो उस समय वो प्रोसेस बन जाती है। मतलब सिंपल सी बात है कि प्रोग्राम जो है वो किसी भी एप्लीकेशन का कहो तो वो पैसिव पोर्शन है और प्रोसेस जो है वो उसका वो एक्टिव पोर्शन है। मतलब आपके जो एग्जीक्यूट प्रोग्राम का वो कंपोनेंट या वो पार्ट्स जो आप एग्जीक्यूट करने वाले हो वो रनिंग स्टेट में क्या बन जाता है, आपका प्रोसेस बन जाता है। तो प्रोग्राम होता क्या जनरली इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर कि अब कलेक्शन आपने प्रोग्राम को सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो सिस्टम इंस्टॉल होगा वहाँ पर आपकी सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन जब भी आपको उसको यूज़ करना होता है तो उसको आपको लेके आना पड़ता है प्राइमरी मेमोरी के थ्रू सीपीयू के पास। अब प्राइमरी मेमोरी में जब जैसे ही वो आपका प्रोग्राम आ जाएगा तो वो क्या बन जाता है, आपका प्रोसेस बन जाता है। अब यहाँ पर प्रोग्राम पूरा नहीं आता है, केवल उसका वो पोर्शन रनिंग पोर्शन जिसको कि हम जिससे कि आपकी उस प्रोग्राम की सारी इन्फॉर्मेशन जो कहाँ अवेलेबल है, क्या टास्क परफॉर्म करने वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो है सिस्टम के अंदर आप स्टोर्ड होती है, अब मेमोरी के अंदर आप स्टोर करते हो तो वो क्या बन जाती है, आपकी प्रोसेस बन जाती है। अब उसके लिए हम एक डायग्राम डिस्कस करते हैं। वर्किंग डायग्राम डिस्कस करते हैं जिसमें आप देख रहे हो कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर्ड है, आपका सेकेंडरी मेमोरी विच इज़ हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क से कहाँ पर आएगा, वो रैम के पास आता है तो उस समय क्या बन जाता है, आपका प्रोसेस बन जाता है। प्रोसेस को हमने नंबरिंग दी हुई है P1 P2 P3 P4 के लिए। एग्जीक्यूट होने के लिए उसके सीपीयू के पास जाना होगा, सीपीयू के पास उसको जितना भी टाइम कंज्यूम करना है वो कंज्यूम करेगी और वहाँ से वो एग्जीक्यूटेड टर्मिनेट हो जाती है। अब अगर इस कंडीशन में प्रोसेस को अगर हो सकता है कि वो जिस पर्पज़ के लिए बनाई हुई है, जिस पर्पज़ के लिए क्रिएट हुई है, वो उस समय फुलफ़िल नहीं हो पा रहा तो उस समय या उसका टर्मिनेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो उस समय या जिस डिवाइस को, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम प्रिंटर का ले सकते हैं कि प्रिंटर को हमने किसी प्रोसेस को प्रिंट करने के लिए दिया हुआ है और उस समय वो प्रिंटर आपका फ्री नहीं है तो हो सकता है उस डिवाइस को वेट भी करवाना पड़े, तो वो डिवाइस की वेटिंग कंडीशन में जाएगा। वेटिंग के बाद फिर से हमें उसे रैम में भेजना पड़ेगा जहाँ पर वो एग्जीक्यूट होने के लिए वेट करेगी और फिर सीपीयू के पास जाके अपने आप को कंप्लीट कर। तो ये हो सकता है एक बार में भी हो जाए, हो सकता है उसको मल्टीपल टाइम भी सीपीयू को और रैम से इंटरेक्ट करना पड़े। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हम करते हैं विच इज़ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि कोई भी सिस्टम होता है तो उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो डिपेंड करती है कि वो कितने टास्क को एग्जीक्यूट कर पा रहा है या कितनी प्रोसेस को वो हैंडल कर पा रहा है। इट इज़ नोन एज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि कितने जो सिस्टम है कितनी प्रोसेस को हैंडल करने के लिए, कितने प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए कैपेबल होता है, इसकी जो काउंटिंग होती है विच इज़ नोन एज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सीपीयू का परफॉर्मेंस कैसा है, वो कितने नंबर ऑफ प्रोसेस को एक टाइम लिमिट के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट कर पा रहा है। इट इज़ नोन एज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब कोई भी अगर प्रोसेस क्रिएट होती है तो वो कुछ स्टेट्स को कुछ फॉलो करती है। जो स्टेट का जो फॉलो होता है, जो स्टेट के बीच में जो ट्रांजिशन होता है विच इज़ नोन एज द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो हमने इनिशियली जैसे हम डायग्राम में डिस्कस कर रहे हैं कि हमने इनिशियली बोला था कि प्रोसेस कोई भी प्रोग्राम कहाँ पर होता है, आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होता है। जैसे ही उस प्रोग्राम को हम सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन पर्पज़ तो वो कहाँ पहुँच जाता है, आपकी न्यू स्टेट में। मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो रेडी, मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आपका रेडी है तो वो कहाँ चले जाएगा, आपका न्यू स्टेट में। न्यू स्टेट के बाद उसको एक वेटिंग स्टेट, वेटिंग इसको नहीं बोल सकते, मतलब वो रैम से इंटरेक्ट होगा, रैम में जाके स्टोर होगा तो विच इज़ नोन एज द रेडी स्टेट। रेडी स्टेट का मतलब होता है कि प्रोसेस जो है वो
CPU के पास जाने के लिए वेट करेगी। कहाँ पर? इन द रैम। हो सकता है सिंगल भी हो या फिर यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेस भी आपकी स्टोर हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आपके सिस्टम की मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी है, कितने प्रोसेस को वो हैंडल कर सकता है। रेडी के बाद नेक्स्ट स्टेट होती है विच इज़ रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट मतलब यहाँ पर आपकी जो प्रोसेस है वो CPU को यूज़ कर रही है। वो हो सकता है उस कितनी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना टाइम वो कंज्यूम करेगी। अगर टाइम फुलफिल होगा तो अपने आप को फिनिश कर ले टर्मिनेट कर लेगी, और अगर टाइम फिनिश नहीं होता है और CPU के पास कोई दूसरा टास्क आ जाता है या वो डिवाइस आपकी उस समय फ्री नहीं हो पा रही है तो उसको जो है वेटिंग स्टेट में जाना पड़ेगा। या हो सकता है कि CPU जो उन्हें कोई इंटरप्शन जनरेट किया हुआ है CPU के पास, तो उसको जो है फिर से आपको रेडी स्टेट भेजना पड़ेगा। तो इन दोनों केस में प्रोसेस को हम कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं विच इज़ वाया वेटिंग स्टेट, और ये वाया सीधे हम उसको रैम के पास भेज देते हैं। अब यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि आपकी रनिंग से वेटिंग के पास CPU प्रोसेस जा सकती है, और रनिंग से सीधे रेडी के पास भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर वेटिंग और रनिंग के बीच में कोई सीधा इनपुट नहीं है। मतलब वेटिंग से आप किसी प्रोसेस को सीधे रनिंग के पास नहीं, अगर प्रोसेस आपकी वेट कर रही है तो उसको पहले आपको रेडी भेजना पड़ेगा, फिर रेडी से वो रनिंग के अंदर सप्लाई होती है। तो यहाँ पर ये डिसीजन लेना कि कौन सी प्रोसेस को आपको वेट करवाना है, कौन सी प्रोसेस जो रेडी से CPU के पास जाएगी, रनिंग स्टेट में जाएगी, ये सब जो डिसीजन होते हैं वो कुछ कुछ शेड्यूलर के थ्रू परफॉर्म होते हैं। तो जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम की न्यू और रेडी के बीच में एक शेड्यूलर है विच इज़ नोन एज द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसका काम होता है, तो पहला काम होता है इसका कि टू मेंटेन द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। की डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कितनी प्रोसेस, मान लो CPU की कैपेसिटी जो 20 प्रोग्राम को या 20 प्रोसेस को हैंडल करने की है, तो ये इसको मेंटेन रखता है कि कभी भी इससे ना वैल्यू आपकी क्वांटिटी कम हो ना इससे ज़्यादा हो। दूसरा काम होता है इसका टू मेंटेन CPU एंड IO बस्ट या IO प्रोसेस। मतलब कभी भी इन दोनों का मतलब होता है, CPU प्रोसेस का मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो है हमेशा आप CPU डिपेंडेंट या सिस्टम डिपेंडेंट प्रोसेस ही जनरेट करते रहो। कभी भी आप तो IO डिवाइस की जो प्रोसेस है उसको आप हैंडल नहीं कर पाओ। तो इस वजह से इसका काम होता है इन दोनों के बीच का रेशो मेंटेन करना, कि अगर मान लो आपने सिस्टम की प्रोसेस बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट करते चले गए तो आपकी IO डिवाइसेस जो है वो ब्लॉक होती जाएगी, और अगर आप मान लो IO डिवाइस की प्रोसेस ज़्यादा हैंडल करते गए तो उस केस में आपकी जो है CPU का प्रोसेस जो है CPU का परफॉर्मेंस जो है कम होता जाएगा। तो इसका डिग्री लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम एक और होता है कि इस चीज़ को भी वो मेंटेन रखता है। तो पहला काम मेंटेन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, और रेशो मैनेज करना कि CPU और IO प्रोसेसर जो है वो एक रेशो के हिसाब से सप्लाई होती रही। अब यहाँ पर हम डायग्राम में एक और चीज़ देख रहे हैं कि रेडी और रनिंग के बीच में एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यूज़ हो रहा है। इसका काम होता है कि रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में कौन सी प्रोसेस जो है वो आप भेजोगे, ताकि मतलब उसको सिलेक्ट करना है कि कौन सी मतलब रेडी क्यों मेरे पास मल्टीपल प्रोसेस, उसमें से कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए CPU के पास जाएगी, वो डिसीजन भी हम यहाँ पर CPU शेड्यूलर के थ्रू परफॉर्म करते हैं। इसका काम एक और होता है कि रनिंग स्टेट से कौन सी प्रोसेस को आपको रेडी के पास भेजना, मतलब जब उसमें इंटरप्शन परफॉर्म हुआ तो वो रेडी के पास जाएगी, या वेटिंग भेजना। ये दोनों काम जो होते हैं वो किसके होते हैं? CPU शेड्यूलर के होते हैं। तो रेडी से CPU के पास सप्लाई करना, रनिंग स्टेट में भेजना, ये भी काम हो, और रनिंग स्टेट में इंटरप्शन परफॉर्म करके उसको रेडी या वेटिंग के पास भेजना, ये दोनों काम जो होते हैं किसके होते हैं? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या CPU शेड्यूलर के होते हैं। तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है। इसको फिर से रिवाइज करते हैं। प्रोसेस बाय डिफ़ॉल्ट सेकेंडरी मेमोरी में प्रोग्राम फॉर्म में जैसे उसको सिलेक्ट किया तो वो न्यू स्टेट में चली गई, न्यू से जाएगी रैम के पास विच इज़ नोन एज द रेडी स्टेट। रेडी के बाद CPU के पास जाएगी अपने आप को एग्जीक्यूट या टर्मिनेट कंप्लीट करने के लिए विच इज़ रनिंग स्टेट। अगर रनिंग में कोई इंटरप्शन होता है, CPU उस समय उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा तो उसको या तो वेटिंग स्टेट में भेजेगा या फिर वो फिर से उसको रैम के पास भेजता है। जैसे ही CPU के पास कोई प्रोसेस का मान लो टाइम रिक्वायरमेंट 8 टाइम मिनट थी, और अगर वो 8 टाइम मिनट कंप्लीट कर लेती तो वो अपने आप को टर्मिनेट कर लेगी। तो प्रोसेस स्टेट एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहला न्यू प्रोसेस क्रिएट हुई, रेडी जो रैम के पास होती है कि रैम के पास जितनी प्रोसेस की क्यू बनी होती है वो रनिंग CPU यूज़ कर रही है। टर्मिनेट मतलब अपना काम फिनिश हो चुका, और वेटिंग मतलब वो या तो IO इन डिवाइसेस की वजह से या फिर कोई इंटरप्शन की वजह से वहाँ पर उसको वेट करना पड़ता है। अब हम आगे इसको और बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। कि भाई आपके पास प्रोसेस तो बहुत सारी है, लेकिन आप
इसमें से किस प्रोसेस को सीपीयू के पास जो है एग्जीक्यूट होने के लिए भेजोगे, ये जो प्लानिंग होती है विच इज़ नोन एज द सीपीयू शेड्यूलिंग। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है आपका शेड्यूलिंग क्यू। शेड्यूलिंग क्यू जैसा हमने यहाँ पर बात की थी कि आपके पास प्रोसेस हार्ड डिस्क से आती है सेकेंडरी मेमोरी से, उसके बाद वो भी एक क्यू के थ्रू ही जनरेट होती है। उसके बाद यहाँ पर आपकी क्यू जो अवेलेबल होती है वो आपकी रैम में अवेलेबल होती है कि यहाँ पर आपकी सारी प्रोसेस को जो है सीपीयू के पास जाने के लिए वेट करना पड़ता है। और तीसरी जो होती है वेटिंग स्टेट में होती है। यहाँ पर आपकी बहुत सारी आईओ डिवाइसेस कनेक्टेड होगी तो यहाँ पर आपकी क्यू जनरेट जो है वो यूज़ होती है। तो उस पर्पज़ से यहाँ पर 3 क्यू है आपकी, जॉब क्यू, रेडी क्यू और डिवाइस क्यू। जॉब क्यू जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से कनेक्टेड होती है कि आपकी बहुत सारी प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है, वहाँ से किस प्रोसेस को सिलेक्ट करोगे वो जॉब क्यू के थ्रू मेंटेन होता है। सारी प्रोसेस जो है वो प्रोग्राम जो है जॉब क्यू के थ्रू मेंटेन होते हैं। रेडी क्यू जो है वो रैम से कनेक्टेड होती है जहाँ से आप सीपीयू को प्रोसेस अप्लाई करोगे। और डिवाइस क्यू जो होती है वो पर्टिकुलर आईओ डिवाइस की होती है कि उसमें अगर मतलब कोई सी मान लो प्रिंटर ने मल्टीपल कमांड जनरेट की हुई तो उसमें से कौन सी प्रोसेस को वो एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाएगा वो सब जो है वो डिवाइस क्यू के थ्रू मेंटेन करते हो। तो आपके पास 3 टाइप की शेड्यूलिंग क्यू होती है, जॉब क्यू, रेडी क्यू और डिवाइस क्यू। जॉब क्यू सेकेंडरी मेमोरी, रेडी क्यू रैम से कनेक्टेड और डिवाइस क्यू जो क्यू होती है वो इंडिविजुअल आईओ डिवाइसेस की होती है। अब प्रोसेस शेड्यूलिंग में नेक्स्ट कंपोनेंट या नेक्स्ट पार्ट है विच इज़ शेड्यूलर। शेड्यूलर का हमने जैसे बात की थी कि प्रोसेस जो है वो वेरियस स्टेट के बीच में ट्रांजिट करती है। तो ट्रांजिट करने के लिए जो स्विचिंग होती है प्रोसेस की फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट वो किसी शेड्यूलर के थ्रू परफॉर्म होती है। तो आपके 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। जैसा कि हमने लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर बोला जाता है। इसका काम क्या था, टू मेंटेन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड a ratio maintained between CPU and IO processes. Short term scheduler CPU scheduler का काम होता है to select a process from ready state to रनिंग स्टेट की कौन सी प्रोसेस आपको रेडी स्टेट सेलेक्ट करना है जिसको आप एग्जीक्यूशन के लिए भेज रहे हो, या फिर किस प्रोसेस को आपको इंटरप्ट कराना है ताकि वो रनिंग स्टेट से या तो रेडी में या फिर वेटिंग में सप्लाई हो जाए। यहाँ पर एक और शेड्यूलर यूज़ कर रहे हैं विच इज़ मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसका काम होता है कि अगर सीपीयू का ओवरहेड बढ़ रहा है, मतलब सीपीयू जो है कुछ प्रोसेस को हैंडल नहीं कर पा रहा, उसकी जो है कैपेसिटी नहीं फुलफिल हो रहा है, तो इस केस में आपको कुछ प्रोसेस को जो है ब्लॉक करना पड़ता है। ब्लॉक करने के लिए या उसको सस्पेंड करना पड़ता है। तो इसमें से आप कौन सी प्रोसेस को सस्पेंड करोगे ये सारा काम जो है वो मैनेज होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर के थ्रू। नेक्स्ट कंपोनेंट है विच इज़ सीपीयू शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलिंग। तो जैसे हमने इसका काम बोला था कि इसका काम होता है तो शेड्यूलर सिलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम द प्रोसेसेस इन मेमोरी दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट एंड अलोकेट द सीपीयू द टू दैट प्रोसेस। मतलब आपके पास रैम में बहुत सारी प्रोसेस स्टोर्ड होती है जिसको कि आप जो कि प्रोग्राम्स के थ्रू क्रिएट होकर आई है, उसमें से किस प्रोसेस को आप सीपीयू के पास भेजोगे ये डिसीजन जो है सीपीयू शेड्यूलर के थ्रू परफॉर्म होता है। तो सीपीयू शेड्यूलर जो होता है या शेड्यूलिंग जो होती है वो आप 2 कैटेगरी के अंदर परफॉर्म होती है। फर्स्ट कैटेगरी होती है, फर्स्ट टाइप जो होता है वो इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और सेकंड होती है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब यहाँ पर होता है कि कोई भी प्रोसेस जो है वो अपना एक नॉर्मल लाइफ साइकिल या लाइफ जो सिस्टम मैनेज करती है। मीन्स हमने डायग्राम के हिसाब से देखें तो सबसे पहले प्रोसेस का काम क्या है, वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर थी एज अ फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, क्रिएट हुई, कहाँ चली गई वो एज अ न्यू स्टेट में जनरेट हुई, वेटिंग करने के लिए रेडी स्टेट में गई, सीपीयू के पास गई और उसकी जितनी भी टाइम रिक्वायरमेंट थी अपनी फिनिश करी और वो टर्मिनेट हो गई। मतलब यहाँ पर आप विदाउट एनी फोर्स प्रोसेस का नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो है परफॉर्म करा रहे हो, तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव। यहाँ पर आप सीपीयू का जो इंटरप्शन वो आप परफॉर्म नहीं कर पाते, एक नॉर्मल रूटीन आपका फॉलो होता है। सेकेंडरी होती है आपकी सेकंड जो सीपीयू शेड्यूलिंग होती है विच इज़ प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव मतलब आप फोर्सफुली जो है सीपीयू से प्रोसेस प्रीएम्प्ट कर लेते हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डायग्राम के हिसाब से देखें तो प्रोसेस न्यू से फिर आपकी रेडी स्टेट में गई वेट करने के लिए, रेडी स्टेट में गई रैम के अंदर वेट करने के लिए, उसके बाद सीपीयू के पास जा रही है। अब सीपीयू अगर उसको यूज़ कर और अगर इस केस में कोई इंटरप्शन अगर आपका आता है या डिवाइसेस जो है वो उस समय फ्री नहीं है तो आपको प्रोसेस को फोर्सफुली जो है सीपीयू से आप छीन लोगे, उसको या तो रेडी स्टेट में भेज दोगे या फिर आईओ डिवाइस के पास आप उसको वेट करवाते हो। तो ये कंडीशन जो है वो प्रीएम्प्टिव कहलाती है कि इस केस में आप फोर्सफुली जो है प्रीएम्प्ट कर रहे हो प्रोसेस को सीपीयू से और उसको वापस से अपनी क्यू के अंदर जो है वो सप्लाई कर रहे हो। तो ये कंडीशन आपकी प्रीएम्प्टिव कहलाती है। अब जो नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव
एल्गोरिथम्स होते हैं, मेथड्स होती है, वो कुछ वेरियस टाइप के आपके एल्गोरिथम होते हैं। जैसे नॉन प्रिएम्प्टिव के अंदर आपका होता है FCFS, SJF, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल क्यू। इसी तरह से प्रिएम्प्टिव के अंदर होता है आपका राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन जो है वो प्रिएम्प्टिव वर्जन है किसका, FCFS का। ऐसे ही शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का प्रिएम्प्टिव वर्जन है विच इज़ SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का है प्रिएम्प्टिव प्रायोरिटी, और मल्टी लेवल क्यू का जो है वो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू है। तो इस टाइप से ये चार एल्गोरिथम यहाँ पर आपके होते हैं। अब CPU शेड्यूलिंग जो परफॉर्म होती है तो वो अगर हमें कौन सा, हमने अभी वेरियस एल्गोरिथम्स डिस्कस किए कि आपके जो है नॉन प्रिएम्प्टिव प्रिएम्प्टिव होते हैं वेरियस, और सबके अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं। अब इसमें से कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है, कौन परफॉर्मेंस सही दे रहा है, किसको आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, इसका डिसीजन लेने के लिए हमने कुछ वेरियस शेड्यूलिंग क्राइटेरिया डिसाइड किए हुए हैं। तो सबसे पहला जो होता है विच इज़ CPU यूटिलाइजेशन। CPU यूटिलाइजेशन जो है ये बताता है कि आपका CPU जो है वो कितने % यूटिलाइज हो रहा है। मतलब अगर हम बात करें कि मान लो CPU जो है वो कैपेसिटी 100% लेकिन वो 90% है, तो ये 90% उसका यूटिलाइजेशन कहलाएगा कि कितने % आप उससे यूज़फुल जो आउटपुट जनरेट करा पा रहे हो। ठीक है। सेकंड है आपका थ्रूपुट। थ्रूपुट सिंपल ही होता है कि अगर हम यूटिलाइजेशन को टाइम यूनिट से डिवाइड कर दें, मीन्स अगर आप मैनेज करो कि आप 1 मिनट में मान लो 10 प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, तो आपका थ्रूपुट क्या हो जाएगा, 10 प्रोसेस इन पर मिनट, ये आपका थ्रूपुट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है विच इज़ टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब होता है कि प्रोसेस के बनने से लेकर तो उसके टर्मिनेट होने तक का टाइम, प्रोसेस के बनने से लेकर तो उसके टर्मिनेट होने तक का टाइम। तो TAT का फार्मूला बनता है आपका टर्मिनेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सेम नेक्स्ट है आपका वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम मीन्स प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना वेट करना पड़ा, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब CPU को जितने टाइम के लिए यूज़ करेगी विच इज़ नोन एज द एग्जीक्यूशन टाइम, या फिर उसको CPU बस टाइम बोलते हैं। तो वेटिंग टाइम का फार्मूला टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम। नेक्स्ट क्राइटेरिया है विच इज़ रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम मतलब है कि CPU ने प्रोसेस को रिस्पॉन्ड देना कब स्टार्ट किया था, इट इज़ नोन एज द रिस्पॉन्स टाइम। तो नॉन प्रिएम्प्टिव केस में रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वेटिंग टाइम के बराबर होता है, और प्रिएम्प्टिव केस में जो है वो फर्स्ट इसको रिस्पॉन्स टाइम जो होता है कि फर्स्ट टाइम प्रोसेस जो है CPU में इंटर हुई थी माइनस उसको अराइवल टाइम कर दोगे तो आपका रिस्पॉन्स टाइम बन जाएगा। तो हमने 5 क्राइटेरिया डिस्कस किए। यूटिलाइजेशन मतलब कितना CPU को आप यूज़ कर पा रहे हो, थ्रूपुट, यूटिलाइजेशन को टाइम फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आप किस टाइप से अलग अलग एल्गोरिथम को यूज़ करोगे किसी भी CPU मतलब किसी प्रोसेस के सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए। इसको अगर हम प्रोसेस का अगर हम एल्गोरिथम को यूज़ करना होता है तो हमें यहाँ पर कुछ सिनेरियो दिया रहता है। सिनेरियो में क्या क्या गिवन होता है, आपको प्रोसेस ID दी रहती है, कौन कौन सी प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने P नंबर करके P1 P2 P3 4 प्रोसेस दी हुई है। उसके साथ दिया रहेगा आपको CPU बस टाइम, मतलब वो प्रोसेस जो है वो कितने टाइम में अपने आप को एग्जीक्यूट या फिनिश कर लेगी। तो जैसे P1 का आपको 8, P2 का 4, P3 6 और P4 का 2 दिया हुआ है। उसके साथ दिया रहता है आपको अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मतलब प्रोसेस के सिस्टम में इंटर होने का टाइम है, मतलब वो कब क्रिएट हुई थी विच इज़ नोन एज द अराइवल टाइम, या वो कब रेडी क्यू के अंदर इंटर हुई थी विच इज़ नोन एज द अराइवल टाइम। तो आपको जैसे एग्जांपल के लिए P1 का दिया हुआ 0, P2 का 1.5, P3 2.5 और सेम P4 का आपका 4.5 दिया हुआ है। उसके बाद एक और चीज़ दी रहती है यहाँ पर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर प्रोसेस की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है वो होता है कि आपका नंबर जितना कम होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो नंबर कम मतलब प्रायोरिटी उसकी उतनी ज़्यादा होती। और हमें सीनियर के बाद यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होता है टोटल प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम, प्रोसेस का वेटिंग टाइम और उसका रिस्पॉन्स टाइम। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम अगर पहला एल्गोरिथम जो था हमारा नॉन प्रिएम्प्टिव के केस में वो था आपका नॉन प्रिएम्प्टिव में FCFS मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात करें तो जैसे इसका नेम इंडिकेट है कि यहाँ पर जो प्रोसेस सबसे पहले आई है उसको सबसे पहले आपको CPU देना पड़ेगा। तो हम पहली कैटेगरी पे काम कर रहे हैं नॉन प्रिएम्प्टिव में। नॉन प्रिएम्प्टिव आपसे क्या बोलते हैं कि जब तक CPU मतलब कोई भी प्रोसेस जो है अपने आप को फिनिश नहीं कर लेगी आप
उससे सीपीयू नहीं छीन सकते हो, मतलब यहाँ पर आपका प्रीएम्पशन अप्लाई नहीं होता है। तो इस केस में अगर हम एफसीएफएस अप्लाई करते हैं, अब एफसीएफएस के अंदर भी हम यहाँ पर एल्गोरिथम में दो सिनेरियो, दो कंडीशन लेके चलेंगे कि आपको अराइवल टाइम इंक्लूड करना है या फिर नहीं करना है। तो पहली कंडीशन, अगर हम अराइवल टाइम इंक्लूड नहीं करते हैं तो उसमें कंडीशन क्या बनेगी। तो अराइवल टाइम अगर इंक्लूड नहीं करें, मतलब हम यहाँ हमारे पर ये मान के चल रहे हैं कि आपकी जो प्रोसेस है वो टाइम जीरो पर रेडी क्यू के अंदर इंटर हुई थी, मतलब उनका अराइवल टाइम सबका सेम था और वो आपका जीरो टाइम पे के अंदर क्यू में इंटर हो गई थी। अब बात आती है इसको सीपीयू को अलॉट करने की बात, कि आप सीपीयू को किस तरीके से आप अलॉट करोगे। तो वही आपका एल्गोरिथम बोलता है। एल्गोरिथम ने क्या बोला हुआ है कि जो सबसे पहले आई है उसको सबसे पहले जो है सर्विस आप प्रोवाइड करा दोगे। तो यहाँ पर आपका अराइवल टाइम जीरो है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर एक ऑर्डर फॉलो कर लें। सबसे पहले P1 P2 P3 P4 को आप फॉलो करोगे। अब इसको आप सिस्टम के अंदर इंटर कराने के लिए, सीपीयू को अलॉट कराने के लिए हम इसको एक ग्राफिकली फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। जो ग्राफ होता है विच इज़ नोन एज द गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट होता है ग्राफ फॉर रिप्रेजेंट प्रोसेस, उनको टाइम हिसाब से हम प्रेजेंट कर देते हैं। अब गैंट चार्ट जो बनता है वो स्टार्ट होता है टाइम जीरो से, और जैसे जैसे प्रोसेस आप सिस्टम के अंदर अलॉट करते जाओगे तो प्रोसेस का जो है टाइम बढ़ता जाएगा और आपका उस प्रोसेस को प्रेजेंट करते जाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें P1 का सीपीयू टाइम 8 4, P2 का 4, P3 6 और P4 2 दिया हुआ है। तो उस हिसाब से आपका जो है गैंट चार्ट जो है बढ़ता जाता है। तो गैंट चार्ट की जो जनरेशन होती है वो एल्गोरिथम की क्वालिटी पे, एल्गोरिथम के फीचर पे डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पर एफसीएफएस यूज़ कर रहे हैं, तो टाइम जीरो से स्टार्ट होगा। सबसे जीरो पे हम क्या मान के चल रही है, सारी प्रोसेस जो है वो जीरो टाइम पे सिस्टम के अंदर इंटर हुई थी। तो जीरो पे कौन सी इंटर हुई, P1। P1 का टाइम रिक्वायरमेंट जो था वो टाइम सीपीयू टाइम कितना था, एग्जीक्यूशन टाइम विच इज़ ए। तो अब हम नॉन प्रीएम्पशन में में काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जितनी उसकी टाइम रिक्वायरमेंट है उतना आपको फुलफिल या सप्लाई करना पड़ेगा। तो उस केस में 8 टाइम पूरे कंज्यूम करेगी P1 और अपने आप को टर्मिनेट कर लेगी। यहाँ पर हम जो रेड एरो यूज़ कर रहे हैं विच इज़ फॉर टर्मिनेशन, ये प्रोसेस आपकी टर्मिनेट हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट प्रोसेस जो थी आपकी P2 थी, उसकी रिक्वायरमेंट थी 4, तो 8 के बाद आप 4 आगे बढ़ाओगे तो विच इज़ 12 पर ही अपने आप को फिनिश कर लेगी। सेम P3 रिक्वायरमेंट थी इसकी 6, तो आपका जो है टाइम बढ़ के कितना हो जाएगा, 12 + 6 = 18 पर अपने आप को फिनिश कर लेगी। सेम P4 जो है रिक्वायरमेंट है उसकी 2, अपने आप को 20 पर अपने आप को टर्मिनेट कर लेगी। तो इस टाइप से हमने जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से हर प्रोसेस को जो सीक्वेंस में टर्मिनेट कर लिया। अब हमें ग्राफ के बाद हमें यहाँ पर निकालना था जो क्वेश्चन पूछा था आपको कि विच इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। तो सबसे पहले हम टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। तो उसका फार्मूला क्या था, टर्मिनेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, की प्रोसेस कब टर्मिनेट हुई और सिस्टम में वो कब इंटर हुई थी। तो अभी हम कंडीशन 1 लेके चल रहे हैं जहाँ पर हमने अराइवल टाइम जो है वो कितना लेके चला है, हमने जीरो जो है एज्यूम किया हुआ है। तो उस केस में P1 का क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कब हुई 8 पर -0, P2 टर्मिनेट कब हुई 12 पर -0, P3 18 पर -0, सेम P4 जो है टर्मिनेट हुई 20 पर -0। तो इस टाइप से इसको हमने कैलकुलेट किया। तो आपका इंडिविजुअल पहले प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम निकला, फिर हमने इसका एवरेज निकाला, तो विच इज़ आपका आया अप्रोक्सी 58/4 जो है वो कैलकुलेट हुआ है। नेक्स्ट हम निकालते हैं कि अगर वेटिंग टाइम कितना आएगा। तो वेटिंग टाइम जो है आपका फार्मूला बनता है टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपीयू बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस P1 का कितना था, 8 कैलकुलेट किया था हमने, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो 8 माइनस प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट टाइम, सीपीयू बर्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा जो हमने ग्राफ में भी यूज़ किया था, विच इज़ 8। तो 8 माइनस 8 विच इज़ 0। P2 का टर्न अराउंड टाइम आपका 12 था और सीपीयू बर्स्ट टाइम आपका 4 है। तो 12 माइनस 4 8, P3 जो 18 माइनस 6 विच इज़ 12 और P4 का 20 माइनस 2 विच इज़ 18। इसका फिर एवरेज निकालेंगे तो आपका आएगा 38/4। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है, जो आपका टोटल एवरेज मतलब टोटल टर्न अराउंड टाइम निकला है विच इज़ 58 और टोटल वेटिंग टाइम निकला है वो आपका 38। तो इन दिनों के बीच में जो डिफरेंस आता है विच इज़ द टोटल टोटल सीपीयू बर्स्ट टाइम ऑफ ऑल प्रोसेस मीन्स विच इज़ 20 था आपका जो क्वेश्चन में जो गिवन था विच इज़ 8 + 4 + 6 + 2 करेंगे तो आपका टोटल टाइम 20 होगा। तो हम यहाँ पर ग्राफ में भी देख रहे हैं कि आपका जो लास्ट प्रोसेस है वो 20 पे टर्मिनेट हो रही है। हम क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं कि आपकी जो लास्ट टर्मिनेशन होगा वो सीपीयू बेस्ट टाइम के टोटल के बराबर आपका होना चाहिए, और यही डिफरेंस आपका टर्न अराउंड टाइम के और वेटिंग टाइम के समेशन में भी आता है।
अब कंडीशन 2 हम लेके चलते हैं कि अगर मान लो अपना अराइवल टाइम इंक्लूड कर रहे हो, अराइवल टाइम इंक्लूड करना मतलब को जो अराइवल टाइम गिवन था 0, 1.5, 2.5 और 4.5, हम इसको इंक्लूड करके चलेंगे। तो इस केस में हम पहले चार्ट या ग्राफ जनरेट करते हैं। तो ग्राफ में अब हम एल्गोरिथम जो यूज़ कर रहे हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो इसके हिसाब से अराइवल टाइम में भी दिया हुआ है कि आपकी पहले प्रोसेस जो आई थी वो 0 पे आई थी P1, 1.5 पे P2, 2.5 पे P3 और 4.5 पे P4 है। तो इसी ऑर्डर में हमें इनको सिस्टम के अंदर इंटर कराना है, सीपीयू के पास अलोकेट कराना है। तो हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले 0 टाइम पे P1 आई थी आपकी, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 8 सीपीयू टाइम है। तो उस केस में उसको सीपीयू टाइम 8 अलोकेट करा देंगे तो अपने आप को फिनिश कर लेगी। फिर आपकी आई थी P2, 4 टाइम कंज्यूम करेगी 12 पर, मतलब 12 पे फिनिश हो जाएगी। इसी वजह से P3 और फिर P4 ही आपकी 20 पे कंज्यूम हो गई। अब हमें इसको निकालना है टर्न अराउंड टाइम। तो उसके लिए फार्मूला आपका बनेगा वही टर्मिनेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो P1 का टर्मिनेशन टाइम आपका कितना है 8, लेकिन इसका अराइवल कितना दिया आपको 0 दिया था। तो 8 माइनस 0 आपका 8 हो जाएगा। फिर P2 का टर्मिनेशन टाइम कितना है 12, लेकिन इसका अराइवल कितना है 1.5, तो वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। सिमिलर 18 पर P3 टर्मिनेट हुई है, लेकिन अराइवल कितना है इसका 2.5, तो ये आपका आ जाएगा 15.5। सिमिलर हम P4 के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा 49.5 डिवाइड बाय 4 आएगा। सेम हम निकालते हैं इसका वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस CPU बस टाइम। तो वो आपका इस टाइप से एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा आपका 29.5। तो हम यहाँ पर सेम चीज़ वो यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका जो टोटल टर्न अराउंड टाइम है और टोटल वेटिंग टाइम है, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है विच इज़ इक्वल टू द टोटल CPU बस टाइम। तो हम इसको इस टाइप से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आज डिस्कस किया पहला CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। पहले हमने डिस्कस किया पहले प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन सी स्टेट वहाँ पर कंज्यूम करती है, अगर आप शेड्यूलर कौन कौन से शेड्यूलर्स होते हैं इस पे बात की हमने। और हमने आज डिस्कस किया शेड्यूलिंग के दो एल्गोरिथम, दो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर हमने पहला एल्गोरिथम FCFS के लिए दोनों कंडीशन पर काम किया कि अराइवल टाइम आप इंक्लूड करते हो और नहीं करते हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग एल्गोरिथम्स ऑफ CPU शेड्यूलिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।